वेलकम टू टेक्निकलपुर। मैं रोहित साहू, आपका अपने चैनल टेक्निकलपुर में स्वागत है। जैसा कि हम दोस्तों एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6। हाँ तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। सबसे पहले वीडियो आपके पास। हाँ तो दोस्तों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने। एन ideal differential amplifier has CMRR इक्वलिंग। एक आदर्श भेद प्रवर्धक का CMRR किसके बराबर होता है? ए यूनिटी, बी 1, सी अनंत, डी 0। दोस्तों, ये आरआरबी गोरखपुर 2009 का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे आंसर देने से पहले आंसर दे दिया करें, जिससे आपको भी पता चले कि मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है। नहीं आ रहा तो मैं आपको आंसर तो बताऊंगा ही। हाँ तो दोस्तों, इसका जो आंसर है फर्स्ट का सी है। एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो किसके बराबर होता है? सी एम एम आर। जो सी एम आर आर उसके जो इक्वलिंग होता है वो होता है अनंत। कैसे होता है ये आप देखिए। एक आदर्श भेद प्रवर्धक का CMRR अनंत के बराबर होता है, क्योंकि CMRR बराबर क्या होता है? AD अपॉन में AC होता है, और यह पैरामीटर समानता 90 होता है, परंतु निम्न 70 तक भी जा सकती है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है सी। हाँ तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। द करंट गेन ऑफ ए बीजेटी इज। जो एक बीजेटी का धारा लाभ होता है, इसमें से कौन सी इक्वेशन सही है? बताइए दोस्तों कमेंट करके जल्दी से। इसका आंसर है सी, GM इंटू आर डी। GM इंटू आर डी। बीजेटी का जो आपका ये मैंने GM इंटू आर डी है, उसका पूरा फॉर्मूला होता है AI बराबर IC मैक्स माइनस IC मिनिमम अपॉन में IB मैक्स माइनस IB मिनिमम बराबर, इसको सॉल्व करके जो सॉल्यूशन निकलेगा वो निकलेगा GM इंटू आर डी। तो हमेशा याद रखें, द करंट गेन ऑफ ए बीजेटी इज, जो उसका इक्वेशन होता है वो GM इंटू आर डी होता है। हाँ तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। फॉर ए सिग्नल एट बीजेटी कॉमन बेस एम्पलीफायर। जो कॉमन बेस एम्पलीफायर होता है, तो आपको सामने ये बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, A B C D। करंट गेन एज वेल वोल्टेज गेन कैन बी ग्रेटर देन यूनिटी। करंट भी आपका दूसरा ऑप्शन है, करंट गेन कैन बी ग्रेटर देन यूनिटी बट वोल्टेज गेन ऑलवेज लेस देन यूनिटी। ऑप्शन सी, वोल्टेज गेन कैन बी ग्रेटर देन यूनिटी बट करंट गेन ऑलवेज लेस देन यूनिटी। डी ऑप्शन है, करंट गेन एज वेल वोल्टेज गेन ऑल इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। हाँ तो दोस्तों, आपके पास चार ऑप्शन हैं, जो फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। फॉर ए सिग्नल एट बीजेटी कॉमन बेस एम्पलीफायर। जो कॉमन बेस एम्पलीफायर होता है, उसमें जो ये आपका जो सटीक इक्वेशन है कौन सी है? प्लीज़ आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। पहला, करंट गेन एज वेल वोल्टेज गेन कैन बी ग्रेटर देन यूनिटी, ये नहीं होगा। करंट गेन कैन बी ग्रेटर देन यूनिटी, ये भी नहीं होगा। बट वोल्टेज गेन ऑलवेज लेस देन यूनिटी, ये तो मतलब होगा नहीं, भी तो होगा नहीं। दोस्तों, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, अगर आपको मतलब आप चाहते हैं कि मैं हिंदी में पढ़ूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। बाकी तो आगे चल के आपको इंग्लिश में काम आएगी, तो ज़्यादातर थोड़ा इंग्लिश का भी प्रेफरेंस दें। बाकी हिंदी में तो क्वेश्चन टाइप ही है, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, बट आप प्रेफर करें इंग्लिश, क्योंकि अगर आपको डिप्लोमा भी करना होगा आगे तो इंग्लिश को प्रेफरेंस करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। हाँ तो दोस्तों, तीसरे का सी है, उसको पढ़ते हैं। वोल्टेज गेन कैन बी ग्रेटर देन यूनिटी बट करंट गेन ऑलवेज लेस देन यूनिटी। जो वोल्टेज गेन होता है वो ग्रेटर देन यूनिटी होता है, बट करंट गेन जो होता है वो ऑलवेज लेस देन होता है यूनिटी के। ये ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन इज राइट। हाँ तो दोस्तों, अब देख लेते हैं जो सीबी एम्पलीफायर होता है, उसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है सीबी एम्पलीफायर का,
लो इनपुट इम्पीडेंस होता है और हाई आउटपुट होता है। तो इम्पीडेंस करंट गेन जो होता है क्या होता है, गेन एवं वोल्टेज गेन होता है। इम्पीडेंस लो करंट और हाई वोल्टेज गेन होता है। तो सेम उसमें बताया गया सी, वोल्टेज गेन कैन बी ग्रेटर देन यूनिटी बट करंट गेन इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। हाँ तो दोस्तों हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने चौथा क्वेश्चन। द पल्सेटिंग डीसी अप्लाइड टू पावर एम्पलीफायर केसेस। पावर एम्पलीफायर में लागू पल्सेटिंग डीसी। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ जल्दी से मैसेज कर दें कि क्या होगा। द पल्सेटिंग डीसी अप्लाइड टू पावर एम्पलीफायर केसेस। अगर हम पल्सेटिंग डीसी को पावर एम्पलीफायर में अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, प्लीज़ मैसेज कमेंट इन बॉक्स। तो हम आते हैं अपने ऑप्शन पे। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। बर्निंग ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर बर्न हो जाएगा। हम हमिंग इन ट्रांजिस्टर, परिपथ में हमिंग आएगी। हमिंग मतलब जैसे कि कहने का मतलब रुकना, हम हमिंग करना, साउंड हमिंग करता है ना, वैसे हमिंग करना। या अत्यधिक फॉरवर्ड बायस, या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ द दिस। तो चौथे का जो आपका आंसर है वो है बी, अगर हम पल्सेटिंग डीसी देंगे। अगर पल्सेटिंग डीसी मतलब, पल्सेटिंग डीसी का मतलब होता है जैसे प्योर डीसी लेते हैं, सपोज दैट हमने रेक्टिफायर लगाया है और जो हमने कैपेसिटर नहीं लगाया, तो उसमें क्या होता है कि कैपेसिटर नहीं लगाया तो उसमें कुछ एसी की पल्स जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, पल्सेटिंग डीसी। जैसे आउटपुट, अगर वहीं पर हम आउटपुट पर कोई भी लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, कोई पास फिल्टर लगा देते हैं, सर्किट एक कैपेसिटर लगा के, रेजिस्टेंस लगा के, तो उससे क्या होता है, उसमें प्योर डीसी अप्लाइड होती है। जो भी आउटपुट निकलेगा प्योर डीसी निकलेगा। बट वही मतलब पल्सेटिंग डीसी बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ पल्सेटिंग डीसी। तो पल्सेटिंग डीसी क्या है, जिसमें कुछ पल्स एसी की हो, उसे क्या कहते हैं, पल्सेटिंग डीसी। तो सेम क्वेश्चन है, द पल्सेटिंग डीसी अप्लाइड टू पावर एम्पलीफायर केसेस। अगर पल्सेटिंग डीसी हम पावर एम्पलीफायर में अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, क्या होगा, हमिंग द सर्किट। सर्किट में क्या होगी, हमिंग होगी। हाँ तो दोस्तों ये आपका अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैंने इसका आंसर दिखा रखा है। पावर एम्पलीफायर में लागू पल्सेटिंग डीसी में हमिंग पर्पज के लिए शक्ति प्रवर्धक किसी इनपुट सोर्स व ट्रांसड्यूसर से प्राप्त सिग्नल को लेकर हाई मैग्नीट्यूड के साथ आउटपुट डिवाइस को देता है। स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर को गेन हाई होता है। जो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर का गेन हाई होता है और एम्पलीफायर लीनियर होता है, ठीक है। इसमें कम शक्ति आवश्यकता होती है और शक्ति की हानि कम होती है। तो इसका जो वही है हमिंग, जो अगर हम पल्सेटिंग डीसी देंगे तो सिंपल सी बात है हमिंग होगी। तो इसका आंसर है बी। हाँ तो दोस्तों हम आते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा 5वां क्वेश्चन। ए ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर हैज़ ए लोड ऑफ 100 ohm on the secondary if the turns ratio of 10:1, what is the value of load appearing on प्राइमरी। प्राइमरी पे क्या इफेक्ट होगा अगर सेकेंडरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस जो है 100 ओम हो और रेसो जो ट्रांसफार्मर का रेसो है, टर्न्स रेसो क्या हो, मतलब 10:1 हो। हाँ तो दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ पॉज करके आप ये क्वेश्चन नोट डाउन करो, देन आप सोल्यूशन निकाल के कमेंट बॉक्स में मैसेज करो। बाकी हम चलते हैं अपने ऑप्शन पे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना है, आर एल बराबर कितना है, 100 ओम है, जो कि लिखा है हैज़ ए लोड ऑफ 100 ओम, ठीक है। टर्न्स रेसो, जो टर्न रेसो कितना है हमारा 10:1 है, तो N1/N2 मतलब 10/1, 10/1 करेंगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो लोड अपियरिंग अर्थात जो फैराडे का प्रतिरोध नियम होता है वो होता है R1 बराबर A स्क्वायर इंटू R2। तो A स्क्वायर क्या है, A कितना हमारा आया है, टर्न रेशो कितना आया है, 10 आया है, तो 10 का स्क्वायर 100 इंटू में R2 कितना है हमारा 100 है, तो 100 इंटू 100 बराबर 10K ओम। तो इसमें से कौन सा हमारा आंसर सही है दोस्तों, 5वें का डी। एक बार आप फिर से देख लो, टर्न जो टर्न्स अनुपात हमारा कौन सा टर्न अनुपात है, कितना है,
आप देखिए n 1 में n2 है, तो 10/1 अगर हम भाग देंगे 10 को 1 से तो 10 ही आएगा। अब लोड अपेयरिंग अर्थात फैराडे का लॉ होता है, जो फैराडे का लॉ होता है R1 बराबर a स्क्वायर इंटू R2, ठीक है। तो R1 बराबर R जो R स्क्वायर है आपका a स्क्वायर, तो a 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 100 और इंटू R2 मतलब वो भी 100 है, तो 100 इंटू 100 बराबर कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 10K। तो आपका आंसर है बी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर डी और बी सेम ही हैं, तो 10 का आंसर बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। इसमें ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसमें से अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए सेम जैसे कि बी और डी है, तो हमेशा प्रेफरेंस डी को देना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जामों में देखा है जिसमें कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, तो हमेशा प्रेफरेंस डी को ही दें। 10 ओम, इसमें 10 किलो ओम लगा दें, डी आंसर। अब आते हैं हम अपने छठे क्वेश्चन पे। द एक्टिव फिल्टर यूज इन नेटवर्क आर, जो हमारा एक्टिव फिल्टर होता है उसको नेटवर्क में कैसे यूज़ करते हैं। नेटवर्क में प्रयुक्त होने वाला सक्रिय फिल्टर पैसिव कंपोनेंट्स, बी लो क्यू फैक्टर, सी हाई क्यू फैक्टर, डी नॉन ऑफ द दीज। हाँ तो दोस्तों, पैसिव कंपोनेंट नहीं होगा, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसिव कंपोनेंट तो होगा ही नहीं। अब आते हैं अपने डी पे, लो क्यू फैक्टर, ये भी नहीं होगा। अब आते हैं सी पर, हाई क्यू फैक्टर। हाँ तो दोस्तों, आपका जो आंसर है सी है, छठे का सी। देखो दोस्त क्यों है और कैसे है। नेटवर्क में प्रयुक्त होने वाले सक्रिय एक्टिव फिल्टर में उच्च क्यू फैक्टर प्रयोग होता है। जो आपका एक्टिव फिल्टर है, जो ये उच्च क्यू फिल्टर का जो एक्टिव फिल्टर है उसमें उच्च क्यू फैक्टर का उपयोग होता है, तो इसका क्या है, सी आंसर है। हाई क्यू फैक्टर मतलब वही उच्च क्यू फैक्टर। हाँ तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने सातवें क्वेश्चन पे। इफ ए हाई डिग्री सेलेक्टिविटी ऑफ डिजायर्ड देन डबल टर्नेट सर्किट शुड हैव। तो ये हमारा सातवां क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन है ए बी सी और डी है। इसका कहने का मतलब है यदि सेलेक्टिव की उच्च डिग्री की आवश्यकता है तब डबल ट्यून सर्किट होना चाहिए। लूज कपलिंग, टाइट कपलिंग, क्रिटिकल कपलिंग, इनमें से कोई नहीं। हाँ तो दोस्तों, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है यदि सेलेक्टिविटी की उच्च डिग्री मतलब उच्च डिग्री का है, तो उस पर हमेशा लूज कपलिंग होता है। क्योंकि जब डबल टर्नेट सर्किट होता है तो उसमें लूज कपलिंग का उपयोग होता है, हमेशा ये याद रखें। बाकी मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। हाँ तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने आठवें क्वेश्चन पे। फॉर ए सर्टेन ट्रांजिस्टर इफ द वैल्यू ऑफ बीटा इज इक्वल टू 500 एंड बेस करंट इज 5 मिली एम्पियर देन द वैल्यू ऑफ एमीटर करंट इज। हाँ तो दोस्तों देखो, आपका जो बीटा दे रखा है कितना देखा है 500, और जो उसका मूल आधार दे रखा है, मूल धारा मतलब कि जो करंट है, करंट बेस करंट, वो कितना देखा है 5 मिली एम्पियर। हाँ तो दोस्तों, जो दोस्त इसे कर सकते हैं वो प्लीज़ आप पहले क्वेश्चन को नोट करें, देन आप लिखिए और सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, फिर आप देखिए। और जो नहीं कर सकते हैं वो आगे देखते हैं। तो बीटा कितना दे रखा है 500, और आई बी कितना देखा है, मतलब कि बेस करंट क्या होता है, बेस करंट को आई बी से डोनेट करते हैं, तो क्या है 5 मिली एम्पियर है। तो बीटा बराबर कितना था, आई सी अपॉन में आई बी होता है, ये तो सभी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को पता होगा। और आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी होता है, और आई सी बराबर बीटा इंटू आई बी होता है, ठीक है। तो हम पहले लगाएंगे आई सी। तो आई सी बराबर बीटा कितना देखा 500, और आई बी कितना दे रखा है 5 मिली एम्पियर। तो 5 इंटू 10⁻³ क्योंकि मिली -3 होता है, 10⁻³ होता है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, 500 को 5 से गुना कर देंगे तो 5 5 × 25 तो ये हो जाएगा 2500, और 10 उसको
10⁻³ है उसको हम नीचे ले जाएंगे। 10⁻³ लिखो या 10 या आप उसे 1000 डायरेक्ट लिख दो। 1000 से अगर 2500 अपॉन में 1000 का गुना करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो हम लगाएंगे फॉर्मूला वो लगाएंगे IE बराबर IB प्लस IC। तो सेम है आपका जो IB कितना है वही आपका 5 मिली एम्पियर है, और फिर उसका जो प्लस आपका जो IC निकला हुआ है 2.5 निकला हुआ है, तो आपका टोटल इक्वल करने पर 2.505 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, आपका आंसर क्या है 8वें का D। हाँ तो दोस्तों हम चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर सर्किट पैरामीटर। अब ये आपका जो क्वेश्चन है 9वां, इसमें से नॉन लीनियर कौन सा है? ट्रांजिस्टर है, इंडक्टेंस है, या कंडक्टर्स है, या वायर बाउंड रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका 9वें का A, क्योंकि नॉन लीनियर इनमें से सिर्फ A है। क्यों है? क्योंकि ये फॉरवर्ड वाइज में भी काम करता है और रिवर्स में भी काम करता है। बाकी इंडक्टेंस भी लीनियर डिवाइस है क्योंकि वो एक सतत रेंज में काम कर सकता है। कंडेंसर भी एक सतत रेंज में करो, और रेजिस्टेंस भी एक ही तरफ काम करती है। ठीक है, तो आपका 10वां क्वेश्चन देखते हैं। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एक नियंत्रित यंत्र डिवाइस है। नियंत्रित देखो, प्रतिरोध है या आवृत्ति है या वोल्टेज है या धारा है। प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज मतलब वोल्टेज, और धारा मतलब करंट। तो आपका जो 10th का आंसर है वो A है। जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो करंट ऑपरेटिंग डिवाइस होते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पे दोस्तों। इन इनपुट इम्पीडेंस ऑफ BJT इज। देखो एक्चुअली क्या है, ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो इनपुट इम्पीडेंस होता है BJT का वो हाई होता है या लो होता है, डिपेंडेंट अपॉन द टाइप्स ऑफ यूजेस। मतलब कि जैसे कि यूज़ होगा उसी प्रकार होता है, या सेम द FET और FET। तो ये हमारा जो होगा 11 का वो होगा B लोअर। वो कैसे? अब हम आपको चार्ट दिखाते हैं। देखो BJT और JFET या FET सिंपल सा मान लो एक ही होता है। ठीक है, तो JFET क्योंकि वो उसी फैमिली में है, तो BJT का अलग अपनी फैमिली है। तो BJT का जो इम्पीडेंस होता है वो लो होता है और JFET का हाई होता है। तो इसका क्या होता है? लो इनपुट इम्पीडेंस होता है। तो आप देख सकते हैं इनपुट इम्पीडेंस जो BJT का होता है लोअर देन FET, जो FET की तुलना में लो होता है। ठीक है, अब बाकी आप चार्ट में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, पढ़ सकते हो। बाईपोलर डिवाइस होता है, और क्योंकि ये बाईपोलर मतलब दोनों तरफ काम करता है, और यूनिपोलर मतलब सिंगल की फॉरवर्ड वाइज मतलब एक तरफ ही काम करता है। नॉइस मोर होता है, इसमें नॉइस ज़्यादा होती है, उसमें लेस नॉइस में नॉइस कम होती है। ये चैपर होता है वो कॉस्टली होता है। चीपर मतलब कि सस्ता, इसमें गेन ज़्यादा होता है, इसमें गेन लेस होता है। तो आप ये सब पढ़ सकते हैं। ये करंट कंट्रोल डिवाइस है। जिससे पहले जो मेरा क्वेश्चन था 10th उसका एक यही था कि करंट कंट्रोल डिवाइस है कि वोल्टेज करंट डिवाइस है। अब ये आपका FET और JFET ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होते हैं। हाँ तो दोस्तों हम चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा 11वां क्वेश्चन। इन ए BJT द बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस इज ऑफ द ऑर्डर। BJT में बेस स्प्रेडिंग प्रतिरोध ऑर्डर की होती है। हाँ तो दोस्तों इसमें जो आंसर है A है, B है, या C है, या D है। 10 होता है या 10 ओम होता है, या C 100 ओम होता है, या 1000 ओम होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है C। हमेशा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस का, तो उसमें टिपिकल वैल्यू क्या होता है? 100 ओम होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, ये तो याद करने वाली चीज़ है, इसे याद कर लीजिए। जो बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस 100 ओम होती है। हाँ तो चलते हैं अपने 13वें क्वेश्चन पे दोस्तों। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बीटा इन ए ट्रांजिस्टर हैविंग IC बराबर 100.2 मिली एम्पियर एंड IE बराबर 100 मिली एम्पियर। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। हाँ तो दोस्तों हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन पे। IC बराबर 100 माइनस 2 मिली एम्पियर और IE बराबर 100 मिली एम्पियर। तो IE बराबर क्या होता है? IB प्लस IC, और IB बराबर होता है IE माइनस IC।
सॉरी मैं लिखना भूल गया, तो आप लिख लेना IB बराबर IE माइनस IC। तो ये IB निकालने के लिए 100 से 100 माइनस 100.2 को माइनस कर देंगे। अगर हम 100 माइनस कर देंगे तो I बराबर क्या होगा 0.2। तो बीटा बराबर क्या होता है IC अपॉन में IB। तो 100.2 अपॉन में 0.2 तो कितना आ जाएगा, इसको भाग देने पर 501 आ जाएगा। और ये 501 आ जाएगा, आप कैलकुलेटर में करके देख लीजिएगा दोस्तों। हाँ, तो हम चलते हैं अपने चौथे 14 क्वेश्चन पे। ये रहा आपका 14वां क्वेश्चन आपके सामने। द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ ए एमीटर फॉलोअर। एमीटर फॉलोअर पहले किसे कहते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता करना है। मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था एमीटर फॉलोअर किसे कहते हैं। कॉमन कलेक्टर को एमीटर फॉलोअर कहते हैं। सबसे पहले तो ये हमें क्वेश्चन पढ़ा और हमें पता चल गया कि क्वेश्चन को घुमा रखा है। अब जो बच्चा पढ़ा भी होगा ना वो भी भूल जाएगा कि यार एमीटर फॉलोअर किसे कहते हैं। कॉमन कलेक्टर को एमीटर फॉलो करते हैं। अब हम चलते हैं चार्ट देखते हैं फिर। तो कॉमन कलेक्टर में आ जाइए। अब ये पूछ रहा है आउटपुट इम्पीडेंस। हाँ तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, इसका आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है, लो होता है। मतलब इसका जो आंसर है 14 का C है। अब चलते हैं अपने 15वें क्वेश्चन पे। ए ट्रांजिस्टर व्हेन कनेक्टेड इन CE मोड, मतलब कॉमन एमीटर मोड हैज। तो इसमें से जो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो क्या होगा। ए मीडियम इनपुट रेजिस्टेंस एंड हाई आउटपुट, बी ऑप्शन है ए लो इनपुट रेजिस्टेंस एंड लो आउटपुट, सी है ए लो इनपुट रेजिस्टेंस एंड हाई आउटपुट, डी है ए हाई इनपुट रेजिस्टेंस एंड हाई आउटपुट रेजिस्टेंस। हाँ तो दोस्तों इसका भी अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना आपको चार्ट जरूर याद होना चाहिए सबसे पहले कि किसका रेजिस्टेंस हाई होगा किसका रेजिस्टेंस लो होगा। तो दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर। तो ये जो 15वां है इसका क्या कह रहा है, ए मीडियम इनपुट रेजिस्टेंस किसका, कॉमन एमीटर। आप कॉमन एमीटर पे ध्यान से देखिए, मीडियम मतलब मॉडरेट, जो इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो मॉडरेट होता है, ठीक है। आउटपुट क्या होता है, हाई होता है। तो क्या है, मीडिएट इनपुट रेजिस्टेंस और हाई आउटपुट। 15वें का ए सबसे पहला ही आंसर है। हाँ तो दोस्तों हम चलते हैं अपने 16वें क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने। अमोंग दीज विच वन करेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर। आपके सामने जो दिया गया है इसमें से किसी एक को सही जो लिखा हुआ है उसे चुनिए, ठीक है। तो आप पहला क्वेश्चन जो ऑप्शन है, इट हैज़ वेरी लो इनपुट इम्पीडेंस, बी इट हैज़ जीरो इनपुट इम्पीडेंस, सी इट हैज़ हाई इनपुट इम्पीडेंस, डी इट हैज़ लो इनपुट इम्पीडेंस। तो दोस्तों इसके लिए भी हमें चार्ट देखना या हमें चार्ट याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो वैसे तो 16वां का जो आंसर हमारा डी है, इट हैज़ लो इनपुट इम्पीडेंस। बाकी हम चार्ट में भी देख लेते हैं एक बार। चार्ट में अब आके आते हैं इसके इम्पीडेंस पे। तो जो इनपुट है इसका, इनपुट जो होता है ट्रांजिस्टर का वो क्या होता है, लो होता है, और JFET का क्या होता है, हाई होता है। तो सेम वही है, तो इनपुट क्या है, लो है। तो इसका आंसर जो है डी है। आप चलते हैं दोस्तों अपने 17वें क्वेश्चन पे। हाँ तो दोस्तों हम चलते हैं अपने 17वें क्वेश्चन पे। दो समान ट्रांजिस्टर जिसका धारा लाभ 50 है, डायलेक्ट्रिक संयोजन में है। वो जो ट्रांजिस्टर वो डायलेक्ट्रिक संयोजन में है, तब संयोजन का परिमाणी धारा लाभ होगा। मतलब द करंट गेन ऑफ कनेक्शन विल बी, मतलब इसका जो लाभ होगा क्या होगा। तो अगर कोई चीज़ डायलेक्ट्रिक पेयर में है तो उसका जो आंसर होता है बीटा इंटू बीटा, एक फॉर्मूला होता है। देखिए देखो करंट गेन क्या होता है, जब अगर डायलेक्ट्रिक पेयर में है तो बीटा 1 इंटू बीटा 2, तो इसमें 50 है, 50 इंटू 50 बराबर 2500। तो इसका आंसर है डी। हाँ तो दोस्तों अगर कोई चीज़ डायलेक्ट्रिक पेयर में है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, ये क्या है, डायलेक्ट्रिक पेयर में, तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा करंट गेन का वो बीटा 1 इंटू बीटा 2, मतलब दो ट्रांजिस्टर हैं, दो समान ट्रांजिस्टर है, उसका जो भी मान्य होगा, जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन हो, इसका जो मान इसका 50 है, अगर 100 होता तो उसको 100 से गुना कर देते। हाँ तो दोस्तों हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। बाकी आप चैनल को लाइक
सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।